अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी दो बातों को लेके देखनी है। एक कि अगर मैं ये बोलूं कि आपका इलेक्ट्रॉन या आपका जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी ले लो, पर इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमको बतानी है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी पकड़ो, मोमेंटम मत पकड़ो, एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल देते हुए बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो ऑलमोस्ट इसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, मतलब उसकी रेंज उतनी होती है, हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अगर इतनी स्पीड से कोई चल रहा है, तो आप जैसे ही उसकी पोजीशन बताओगे कि ये यहां पर है, तब तक वो अपनी पोजीशन पता नहीं कहां पर रख चुका होगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर हम पॉइंट करें कि इलेक्ट्रॉन अभी इधर है इस सेकंड में, तब तक वो, जब तक हम बताएंगे इधर है, खाली इतना बोल रहे हैं कि इधर है, तब तक वो पता नहीं कहां चला जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से एग्जैक्टली हम ये नहीं बता सकते कि पार्टिकल कहां है। अगर हम बोलेंगे नहीं मेरे को एग्जैक्टली बताना है, तो आपकी उसकी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। जैसे स्पीड कम कर दोगे, वैसे ही प्रॉब्लम क्या होती है कि उसकी वेलोसिटी अब आप नहीं बता पाओगे कि कितनी है, वो बहुत कम हो गई, तो उसके अंदर इनएक्यूरेसी आ जाएगी, किसमें, वेलोसिटी में। और अगर वेलोसिटी की एक्यूरेसी आप पकड़ते हो कि नहीं वेलोसिटी जितनी होती है उतनी रखनी है हमको, तो आप उसका पोजीशन नहीं बता पाओ, तो देयर विल बी ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी, देयर विल बी ऑलवेज सम। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम, है ना, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये अनसर्टेनिटी मिलकर इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। ये प्रिंसिपल है, ये लॉ है, ये ऐसे ही आपको लेना है, ठीक है। तो एज डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी द डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ अ वेरी स्मॉल मूविंग पार्टिकल एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स मोमेंटम, देन ये दोनों के मोमेंटम का कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेगा, h/4π। इसको ये इक्वल या फिर ज्यादा होगा, ठीक है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट हमको मालूम है, और 4π इज अ कांस्टेंट, तो वो अनसर्टेनिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर एक अनसर्टेनिटी को आप कम 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 कर रहे हो तो दूसरी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि 10 10 100 होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं मेरे को उसमें से एक नंबर को कम करना है, एक 10 को कम करना है, तो एक 10 को बहुत ही कम करना है, कितना करना है, 1 करना है, तो एक को 1 करोगे तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरे को 100 करोगे तभी आंसर 100 आएगा ना, तो एक 10 को कम करके 1 कर दिया तो दूसरे को 100 करना पड़ेगा, तभी आंसर क्या आएगा, 100, क्योंकि इधर का जो आंसर है 100 वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो चेंज हो रहा, वो चेंज नहीं होगा। अब आप इसको अगर कम करने जाओगे तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा। तो एक आपके पास अनसर्टेनिटी है पोजीशन की, दूसरी मोमेंटम बोला है, पर वो मोमेंटम कुछ नहीं है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब मास तो कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाला, तो चेंज क्या होगा यहां पे, वेलोसिटी। तो या तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगी भारी, या तो फिर पोजीशन में होगी, ठीक है। ये बोलता है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप एग्जैक्टली उसकी पोजीशन इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते, ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला। आई बात समझ में, उसने बोला आप इसकी पोजीशन एग्जैक्टली सही, उत्कर्ष ध्यान है तुम्हारा बोर्ड पे, तो आप एग्जैक्टली उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, या तो फिर उसका मोमेंटम आप नहीं बता सकते, तो यू विल बी एबल टू गिव ओनली वन आंसर प्रॉपरली, आप एक ही आंसर बराबर से दे पाओगे, दूसरा कोई भी आंसर आप प्रॉपरली देने वाले नहीं। तो आगे चलो, अब ये प्रॉब्लम अगर हम लोग एटॉमिक लेवल पे लेके चले, चलो किसके पास है मोबाइल,
अब ये प्रॉब्लम अगर हम लोग एटॉमिक लेवल पे लेके चले तो इशू ये आता है कि मेरे को एटम का मॉडल देना है और मुझे बताना इलेक्ट्रॉन कहां है, पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो मैं बराबर बता ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से उसकी पोजीशन बराबर से नहीं मिली, यानी अब मेरे पास क्या सीन है। तो वो सीन को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। इस समय ऐसा समझो कि आपका कोई स्कूल फ्रेंड आपके घर पर आपकी मम्मी को फोन करता है। तो किसको फोन करता है, चलो सत्यम की मम्मी को फोन किया, पापा को फोन किया, पूछा सत्यम कहाँ है, अंकल सत्यम कहाँ है। तो उसके पापा बोलेंगे ये ये सिंपल चीज नहीं है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है, अगर इसको पढ़ने जाओगे तो इसमें तुम्हारा दांत निकालना, इधर उधर देखना, आपको कहीं से भी थोड़ा सा टॉपिक से अलग कर दिया तो कंटिन्यूटी मार खाएगी, बीच के डॉट्स कनेक्ट होने वाले नहीं तो रट्टा मारने का काम होगा। तो तुम बहुत सुंदर दिखते हो, तुम्हारा दांत बहुत अच्छा है, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, ऐसा अगर तुमको लगता है तो गलत लगता है। और इधर ध्यान दो, ठीक है, तुमको कोई देखना चाहता है, इधर सबके सब इधर ध्यान दो, खासकर तुम लोग को बोल दो। तो अभी केस क्या है कि अभी तुम्हारे फादर को किसी ने फोन किया, अभी सत्यम कहाँ है, तो उसके पापा को, वो तो इस टाइम उसका क्लास और कॉलेज का टाइम होता है, तो या तो क्लास होगा या तो कॉलेज होगा। अच्छा कौन से कॉलेज में उसका एडमिशन, तो समझो उसका एडमिशन हुआ बिरला कॉलेज में। तो उसके पापा बोलेंगे या तो वो क्लास में होगा या तो वो कॉलेज में होगा। तो अभी शायद क्लास से छूटा होगा, शायद, पक्का नहीं पता मेरे को, मैंने टाइम टेबल नहीं देखा उसका। तो क्लास से वो अगर होगा ना तो वो शाहड़ में होगा, उसका क्लास शाहड़ में। और अगर वो कॉलेज में होगा ना तो बिरला कॉलेज रोड तुमको मालूम है ना, कल्याण में, वहां पे बिरला कॉलेज, वो वहां होगा। तो अब उसके पापा ने जो बताया, अभी आपने मैथ्स में क्या पढ़ा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ गिवन इवेंट्स का मिक्सचर होता है जिसमें से कुछ कुछ प्रोबेबिलिटीज आ सकती है। तो यहां पर सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी भी आप मैथ्स में पढ़ोगे आगे, तो यहां पर सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी की सत्यम कहां है, सत्यम का चांस है कि कुछ चांस है कि वो क्लास में होगा, कुछ चांस है वो कॉलेज में होगा। अब समझो सत्यम बहुत टाइम पास बच्चा है, सत्यम ऐसा बच्चा है नहीं, पर मान लो कि सत्यम क्या है, बहुत, उसके बाद बोलेंगे ना उसका भरोसा नहीं है, उसको बहुत समझाया पढ़ाई पे ध्यान दे, और वो क्रिकेट खेलता रहता है। तो हो सकता है ना वो अम्बियोली में जो ग्राउंड है ना उधर वो दोस्त लोग के साथ क्रिकेट भी खेल रहा होगा, तो चांस क्या है वो वहां पर भी हो सकता है। तो उसकी जो पोजीशन है वो अब किस पर डिपेंड हो गई, प्रोबेबिलिटी पर। यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, और कहीं भी हो सकता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो यहां भी हो सकता है, वो वहां भी हो सकता है, वो वहां भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। अब ये पोजीशन में आ गई अनसर्टेनिटी। अब पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम करने के लिए अगर मैं वेलोसिटी को कम करूं तो वो तो रियल लाइफ में होता नहीं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या कम करोगे आप, मतलब वो तो होगी नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन प्रोबेबिलिस्टिक हो गई। अब तक हमने क्या पढ़ा, एटम के जो भी मॉडल पढ़े उसमें इलेक्ट्रॉन इतने रेडियस पे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इतने रेडियस में, फॉर्मूला पढ़ा था ना, R इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर। बहुत पुरानी बात है, याद करो, आज से 2 दिन पहले हमारा लेक्चर हुआ था, तब हमने यहाँ पर एक छोटा सा झाड़ लगाया था, वहां पर देखो आज वो 400 साल हो गए, वो कितना बड़ा बरगद का पेड़ हो गया, याद आ रहा है? 400 साल पुरानी बात कहां से याद आएगी? घर पे जाके टेक्स्ट बुक खोला करो, घर पे जाके टेक्स्ट बुक खोला करो, फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? R इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर। ये क्या बताता है कि हमको इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, और
उसका जो पोजीशन है वो उस रेडियस से मिलने वाला है ना। उसका रेडियस का फॉर्मूला हमने बताया, मतलब आप बता रहे हो ना, आपको मालूम है ना वो किधर है, उसका रेडियस मालूम है आपको, यस और नो। तो आप ये बता रहे हो पहले वाले ऑर्बिट में होगा तो उसका ये रेडियस, दूसरे ऑर्बिट होगा तो ये रेडियस, तीसरा ऑर्बिट होगा तो वो रेडियस, ये सब आप प्रोबेबिलिटी है क्या? ये तो कंफर्म है ना। पर अगर एटम, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो, आप दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जाने दो, हम जो कुछ बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो वेव क्या एक पॉइंट पर होती है? वेव तो फैली हुई रहेगी जितना उसका वेवलेंथ होगा, तो ये पूरी जगह में हो सकती है। तो पूरी जगह में हो सकती है, ये किसकी, ये किसके बारे में हमने बोला? पार्टिकल एज एन इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। बात समझ में आ रही है? तो एज एन वेव आप इलेक्ट्रॉन को अगर वेव मान लेते हो तो उसके कहीं होने की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होकर उसकी प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन तभी बताई जा सकती है जब आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं मानकर क्या मान लो? वेव। आई बात समझ में? तो उसको वेव मानने पर, उसको वेव मानने पर, यानी किसको? इलेक्ट्रॉन को। ये एसी का रिमोट एक बार देखना चाहिए। तो एक बार इसको, उसको वेव मानने पर क्या होता है कि आप उसका जो अनसर्टेनिटी है वो अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी की तरफ लेके जाते हो। मैं उसकी पोजीशन नहीं बता पा रहा हूं, पर मैं उसकी प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन बता पाऊंगा अगर उसको वेव मान लिया तो प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन बता पाना ये मैटर के लिए पॉसिबल नहीं है, ये वेव के लिए पॉसिबल है। और अगर प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन मानना है, दोनों बातें, मतलब A इज इक्वल टू बी तो B इज इक्वल टू ए, अगर उसको आप वेव मान लोगे तो प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन ही बतानी होगी। और अगर मैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता हूं और प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन बता सकता हूं तो भी हमको उसको क्या मानना पड़ेगा? वो वेव। तो उसकी पोजीशन बताना अगर प्रोबेबिलिटी में है तो आपको उसको वेव मानना पड़ेगा, और अगर उसको आप वेव मान लोगे तो उसकी आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, उसकी आप प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन बता सकते हो। तो अब ये प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन बताने के लिए आपको एक एटम को तो साइड, एक इलेक्ट्रॉन को एक रेंज बतानी पड़ेगी कि उसकी रेंज की वो कहां है। तो उसकी रेंज कहां है? जैसे अभी आपकी रेंज कहां है बेटा? हाई चांस है कि उसका क्लास है, अभी तो कॉलेज का दिवाली का छुट्टी चल रहा है, तो ज्यादातर चांस है वो क्लास में होगा। पर अगर क्लास छूट गया होगा तो वो कॉलेज में होगा, और अगर कॉलेज में कुछ है नहीं तो क्लास छूटने के बाद वो अभी तक तो घर आया नहीं, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। तो अब उसकी हाई चांसेज एक जगह का, उससे कम चांस दूसरे जगह का, तीसरा तीसरे जगह का। ये क्या हो गया? ये एक वॉल्यूम हो गया कि जहां पर वो सत्यम हो सकता है। अब इस वॉल्यूम को आप क्या समझोगे? इस वॉल्यूम को हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते ऑर्बिट के जैसी। ऑर्बिट क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ऑर्बिट को आपने बचपन से इमेजिन किया है, 8th से, जब से आपने एटम का स्ट्रक्चर को उसमें, तो क्या है वो? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। पर अभी वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर होने का चांस है, पक्का नहीं है। तो वो न्यूक्लियस के अराउंड में एक पूरे वॉल्यूम में फैली हुई जगह के अंदर कहीं पर हो सकता है, और ऑर्बिट में उसके मैक्सिमम होने का चांस है। आई बात समझ में? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फैली हुई है, और उस फैली हुई वॉल्यूम को बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? तो ऑर्बिट एक सीधी स्ट्रेट सर्कमफ्रेंस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, पर ऑर्बिटल एक वॉल्यूम है, एक फैले हुए जगह है, यानी क्लास के अंदर कहीं पर
वो मैं गया हूँ उसके क्लास में, उसके क्लास में 2 क्लासरूम है, एक क्लासरूम आगे का इसमें 12th रहता है, फिर पीछे वो 11th का क्लास रहता है, तो वो 11th वाले पीछे वाले क्लासरूम में होगा, ठीक है। अब वो जब वो क्लासरूम में गया ना तो आगे के साइड में गर्ल्स बैठती है, तो पीछे के साइड के बेंचेस पे वो बैठा होगा। तो अब आप क्या कर रहे हो, ये सारी एक एक चीज जो उसके बारे में बता रहे हो, आप उसके पोजीशन के पास में जा रहे हो, बट विथ प्रोबेबिलिटी। आप कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते हो, तो आप जो बोल रहे हो वो सबका सब एक वॉल्यूम में एक छोटे पोजीशन की तरफ जा रहे हो। अब ये तो मुंह से बोलने वाली बात हो गई और ये सत्यम का एग्जांपल हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक बड़े ऑर्बिटल यानी बहुत बड़ी रेंज में, तो कहां ढूंढे उसमें उसको। अब कुछ नंबर्स के थ्रू, कुछ नंबर्स के थ्रू, 4 नंबर होते हैं, वो 4 नंबर के थ्रू उसकी जो पूरी फैली हुई प्रोबेबिलिटी है, पूरा ऑर्बिटल है, उसमें हम उसको पिन पॉइंट करने का काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर होने का मैक्सिमम चांस है, एज इट इज अ वेव। क्योंकि वेव है वो फैली हुई होती है, तो अगर उसको वेव मानेंगे तो अब वो कहां पर है उसको हम पिन पॉइंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 नंबर्स। और ये जो 4 नंबर होते हैं इन्हीं को बोला जाता है क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? क्वांटम स्टैंड्स फॉर अ वर्ल्ड ऑफ वेरी स्मॉल थिंग्स। माइक्रोस्कोपिक चीजें जो होती हैं उसकी दुनिया को, उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है? क्वांटम। तो क्वांटम में मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, उसके मैथ्स को अलग नाम देते हैं, उसके इक्वेशंस अलग होते हैं। तो साइंटिस्ट स्कॉरिंजर ने, जब हमने उसको वेव मान लिया, तो वेव मानने के बाद उसकी पोजीशन बताने के लिए एक इक्वेशन तैयार किया, जो इक्वेशन आपको भगवान के प्रसाद के जैसा ले लेने का है। इट इज इन वेरी डेप्थ, नॉट फॉर यू पीपल। इक्वेशन आपको लिखने को भी नहीं देते, वो लिखने में भी बहुत, देखेंगे उसको देख के बहुत गंदा लगता है, ठीक है। तो वो क्वांटम मैकेनिक्स का वो इक्वेशन है जिसको आप जब सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद में आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन समझ में आती है, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन। तो स्कॉरिंजर इक्वेशन अगर देखो तो कुछ आपको बहुत थोड़े में देके ऐसे बाजू कर दिया है, इससे ज्यादा भयंकर फॉर्म भी है इसका, वो और नहीं देख के, देखने में खराब लगता है, तो बस ऐसे ही छोड़ देगा इसको देखने का, ऐसे देख के बोलेगा यू आर गुड, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड द इक्वेशन। Schrödinger developed the fundamental equation of quantum mechanics which incorporates wave and particle duality। तो उसने वेव और पार्टिकल दोनों को एक में लेकर एक इक्वेशन बनाया, जिस इक्वेशन को स्कॉरिंजर वेव इक्वेशन बोलते हैं, जहां पर ड्युअलिटी ऑफ मैटर, एक मैटर वेव और पार्टिकल दोनों हो सकता है, ये मानकर, जैसे अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उसमें 2 आंसर आते हैं, रूट्स निकालते हो ना, तो वो रूट्स इसके इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर्स आएंगे वो उसकी पोजीशन बताते हैं, ठीक है। तो उसमें उसको वेव और पार्टिकल दोनों मानकर एक इक्वेशन बनाया हुआ है, उसको स्कॉरिंजर वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो अब इसमें ये देखो, ये इक्वेशन बहुत, मतलब इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। तो H इज कॉल्ड एज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड एज हैमिल्टनियन, ठीक है। जाई इज द वेव फंक्शन। अभी आप पढ़ते हो कि फंक्शन को आप क्या करते हो, कोई भी, जैसे आपका इक्वेशन है, आपको बोला इसको इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो, तो x² - xy प्लस x⁴। तो इसको आपको क्या बोला कि ये आपका फंक्शन है, इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो जो फंक्शन होता है वो फंक्शन आपका क्या है, जाई। E इज व्हाट, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, E क्या है, एनर्जी। और ऑन सॉल्विंग स्कॉरिंजर इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज ऑब्टेन्ड। जब इस स्कॉरिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो सॉल्व करने के बाद आपको कुछ क्वांटम नंबर्स मिलते हैं हर एक के लिए, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सबके लिए आप क्या करोगे, स्कॉरिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करोगे। वो स्कॉरिंजर वेव इक्वेशन आपको क्या देंगे,
क्वांटम नंबर देंगे। किसका मोबाइल है ये? पॉज करो, रुको रुको, हाँ पॉज। तो जब भी आप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करोगे आपको कुछ क्वांटम नंबर्स मिलेंगे, और वो क्वांटम नंबर क्या करेंगे, क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पॉइंट करने में हेल्प करेंगे। अगर आपने उसको वेव मान लिया तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसकी एक पोजीशन डिफाइंड नहीं हो सकती, और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से आप उसका पोजीशन या फिर इसको क्या बोलते हैं मोमेंटम, दो में से एक ही एक बार बता पाओगे। तो पोजीशन बताने में प्रॉब्लम है, इसलिए उसको वेव मान के आप उसकी पोजीशन बताओ। जैसे आप वेव मानते हो तो उसको एक डिफरेंट सेट ऑफ मैकेनिक्स से सॉल्व करना पड़ेगा, उसके अलग इक्वेशन और फॉर्मूले होंगे। तो उसका जो इक्वेशन होगा उसको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास 4 क्वांटम नंबर आएंगे। वो 4 क्वांटम नंबर उसकी पोजीशन बताने में हेल्प करते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी ही होती है, एग्जैक्ट नहीं बताता, पर काफी पास में आप चले जाते हो। कि अब इस केस में क्या होगा कि सत्यम को उसके पापा फोन मारेंगे और पूछेंगे तू कहां है। तो सत्यम अगर फोन उठाकर बताता है वो कहां है, तो चांस हाई हो जाता है कि वो वहां पर है, अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है तो। अब इलेक्ट्रॉन झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन मालूम पड़ सकती है। अब उसमें डिपेंड करेगा फोन करने को रेडी हुए या नहीं करने हुए। अरे जिस दोस्त ने फोन किया था वही नालायक है, अभी सत्यम के साथ उसका कनेक्शन रखने का नहीं है, तो पापा उसको फोन करके बताना ही नहीं चाहते। एक बात फिर बताया तो सत्यम को फोन लगा या नहीं लगा, लग गया तो सत्यम ने अपनी पोजीशन सही बताई या नहीं बताई। तो ये सारे चीजों पर डिपेंड करता है कि उसका पोजीशन क्या होगा। तो अब ये कुछ क्वांटम नंबर्स उन चांसेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब ये जो क्वांटम नंबर है उनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली आपको ऑर्बिट नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे में, चौथे में कि पांचवें में। एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये आपको सब शेल बताएगा। अब इसको समझने की अलग सेट ऑफ एग्जांपल चलता है कि जैसे नहीं अभी तो जो बज रहा है वो 9 बज रहा है, अभी तो कॉलेज का टाइम नहीं होगा, वो पक्का क्लास में ही होगा। तो आपने क्या बोला, 9 बज रहा है, उसके पापा ने बोला अभी वो क्लास में ही होगा। तो क्लास में आप जब अब उसका दोस्त कहां पर आएगा, क्लास में। अब क्लास में आके वो बोलेगा कि क्लास में वो कहां पर होगा, तो क्लास नंबर 1 में होगा, 2 में होगा। अच्छा वो 11th में तो 2 में होगा। फिर वो 2 में कहां पर होगा, तो 2 में आगे के बेंचेस में होगा या पीछे के बेंचेस में होगा, तो अभी पीछे के बेंचेस में होगा। अब पीछे के बेंच कितने, समझो 4 बेंच है या 5 बेंच है, तो 5 लाइंस में वो कहां पर बैठा होगा, तो 5 लाइन में वो समझो 3rd लाइन में बैठा है। तो 3rd लाइन में वो अगर 5 बच्चे बैठे हैं तो 5 बच्चे में वो पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा है। ये सब ये नंबर्स आपको बताएंगे। आ रही बात समझ में? तो अब इधर क्या होगा, यहां पर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ये बताएगा कि इसका शेल या ऑर्बिट कौन सा है। शेल या ऑर्बिट दोनों एक ही है, सब शेल या सब ऑर्बिट ये बताएगा। और उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके और एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा, और उसके बाद में एक क्वांटम नंबर और आता है जो उसकी स्पिन बताएगा कि वो ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वांटम नंबर पार्टिकल की पोजीशन बताने में हेल्प करते हैं। To explain the splitting of spectral lines in multi-electron atomic emission spectra, fourth quantum number called as electron spin quantum number was introduced. तो 4 क्वांटम नंबर कब आया, जब आप हाइड्रोजन से ऊपर की बात करो। अभी तक हमने जितने भी एटम के मॉडल पढ़े सब में क्या निकल के आया, सब किसकी बात करते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन। शुरू से लेके लास्ट तक, डाल्टन से शुरू करो और बोर तक आ जाओ, सबने खाली हाइड्रोजन की बात की, कोई हाइड्रोजन से ऊपर नहीं गया। तो ये पहला मॉडल है जो हाइड्रोजन से ऊपर उठता है और आपको दूसरे कॉम्प्लेक्स एटम्स की में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के बारे में बताता है। और उसके लिए इन्होंने 4th क्वांटम नंबर बनाया, इसको क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर।
अब अगर आप समझ लो, इसको समझाने के लिए मैं इस तरह समझाता हूं। सत्यम का एक फेस है, उसका हाइट वेट सब कुछ है, एक बॉडी स्ट्रक्चर है। अब इस क्लास में जितने बैठे हैं सब सत्यम के जैसे दिखते हैं, जैसे दिखते नहीं, सत्यम के जैसे डिक्टो है एकदम। तो सब अगर एक जैसे दिखेंगे तो कैसे पहचानोगे वो सत्यम किधर है? तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर, उसके लिए क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे दिखते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऐसा थोड़ी होता है, उनका बाल आंख कान मुंह अलग अलग होता है, ऐसा नहीं होगा ना। तो अब आगे चलते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आएगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इंडिकेट्स द प्रिंसिपल शेल और मेन एनर्जी लेवल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। वेरी क्लियर। ये डिनोटेड बाय एन होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी 1 2 3 4। क्या हुआ भाई तुमको? तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स in the shell will be n square. As the value of n increases, the size of shell increases. शेल यानी आप ऑर्बिट पकड़ लो, ठीक है। पहले मैंने बताया आपको द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अभी हमको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, हम एग्जैक्टनेस, हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करके एग्जैक्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी उसमें से हमने, जैसे एक पैकिंग है, आपने कुछ मंगाया तो उसके ऊपर कई रैपिंग हुई है, पहले उसको बाहर से धक्का नहीं लगे इसलिए बबल रैप लगाया है, तो बबल रैप खोल के साइड में किया। तो अब यहां पर आपने बबल रैप खोला है, पर आपको इससे ये नहीं पता चलेगा कि बॉक्स के अंदर क्या गिफ्ट है, ठीक है। आपको उससे ये नहीं पता चलेगा, आपको अभी बहुत सारी पैकिंग खोलना। झोपेला गई, तो बहुत सारी पैकिंग अभी आपका खोलना बाकी है। तो आप बबल रैप खोलते हो, तो बबल रैप खोलने के बाद आप स्टेप 1 करोगे। तो अभी आपकी चीज इतनी सी है, कुछ आपको कोई इतना सा गैजेट गिफ्ट दिया है आपके पेरेंट्स ने, है ना, या तो उसके अंदर कोई इतना बड़ा सामान है, ये आपको पहला रैप खोलते ही मालूम पड़ने वाला। तो अभी आपको ये मालूम पड़ेगा कि उसका ऑर्बिटल कितने हैं। मैंने क्या बोला कि ऑर्बिटल क्या होता है? एक वॉल्यूम होता है जिस वॉल्यूम में एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब वो वॉल्यूम शेप में ऐसा रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, या डंबल शेप हो सकता है। डंबल क्या होता है? डंबल ऐसे होता है, ऐसे। अभी आगे देखेंगे सब शेप्स आएंगे, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे हो गया, फ्लावर का पेटल्स के जैसा, है ना। तो उसका अब ये जो ऐसा है वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, किसी भी एक्सिस में हो सकता है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड वाई एक्सिस, एक्स जेड एक्सिस, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है। तो ऐसे वो 3 एक्सिस में है तो 3 ऑर्बिटल्स, क्या हुआ? 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। 5 ओरिएंटेशन समझते हो? एक चीज को रखने का तरीका। अगर मैंने ऐसे रखा तो इसको बोलोगे हॉरिजॉन्टली, ऐसे रखा वर्टिकली, अब ऐसे में वाई प्लेन में रखा तो ये वर्टिकल। तो इस तरह कोई भी चीज को अगर अलग अलग तरीके से रखोगे तो वो एक अलग प्रोबेबिलिटी बनाता है। मतलब वो ऐसे शेप में इलेक्ट्रॉन कहीं भी होगा, मतलब इसके अंदर कहीं पर भी और इसके अंदर कहीं पर भी। पर अगर इसको मैंने ऐसे रख दिया तो अब इधर कहीं भी होगा और इधर कहीं भी होगा। तो ऐसे उसको कितने तरीके से, हर्ष इधर ध्यान है तुम्हारा, इधर नहीं है, इधर ध्यान दो। तो उसको ऐसे कितने तरीकों से रख सकते हो? ओरिएंटेशन का टाइप। डायग्राम सामने आएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, अगर ज्यादा नहीं समझ आया तो टेंशन मत लो। तो नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इन द शेल, कितने ऑर्बिटल्स उसके अंदर अलाउड होंगे। अगर मैंने एक ऑर्बिट पकड़ा तो उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे?
वो यहां पर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो मेन क्या बताता है, ये ऑर्बिट, पर उस ऑर्बिट में वो कहां पर है, यानी क्लास में आ गए तो क्लास में कौन से क्लास में है वो, फर्स्ट रूम या सेकंड रूम, सेकंड रूम में कौन सा बेंच, अच्छा फिफ्थ बेंच। अब फिफ्थ बेंच में पहला दूसरा तीसरा ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स है जहां पर वो आपको मिल सकता है। तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स वैसे होते हैं। चलो आगे। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब यहां पे देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल एल, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर, बहुत आंख में खुजली हो रहा है, शॉर्टकट में बात करने का तरीका। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर, यानी क्वांटम नंबर का नीचे का नंबर, या फिर उसको एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको एन से डिनोट करते थे, इसको एल से। इट रिप्रेजेंट द सब शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, यानी अब आप क्लास के अंदर घुस चुके हो, क्लास के अंदर घुसने के बाद में वो फर्स्ट क्लासरूम है, सेकंड क्लासरूम है, बीच का ऑफिस है, बाहर का ऑफिस है, या ऊपर बैठा हुआ है, कहां पर है सत्यम, ठीक है। तो अब ये क्या बताएगा कि वो कौन से रूम में है, इट रिप्रेजेंट द सबशेल टू विच इट इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, इट ऑल्सो डिफाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल दैट इज ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब ये बताएगा एग्जैक्टली कि शेप स्क्वायर है, सर्कल है, डम्बेल है, रेक्टेंगल है, किस शेप में वो ऑर्बिटल है। देखो शेप कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ये डम्बेल शेप हो सकता है, ऐसे 50 तरह के शेप हो सकते हैं। उसका शेप कौन सा है, इस किस रेंज में, ऐसा ऐसा समझो सर्कल में है, या तो ऐसा डम्बेल शेप है पेटल के जैसा, या तो ऐसा रेक्टेंगल बना हुआ है, कैसा है उसका ऑर्बिटल, तो वो ये बताएगा। इट ऑल्सो डिफाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल दैट इज ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब इस शेप के ऑर्बिटल में, इस पूरे एरिया में, इस पूरे वॉल्यूम में वो इलेक्ट्रॉन कहीं तो है। तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा। इट कैन हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यूज बिटवीन 0 to n-1। तो अब अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये नीचे टेबल से ज्यादा समझ में आ जाएगा, अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी उसका ऑर्बिट नंबर, किसी एलिमेंट में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो थर्ड ऑर्बिट में है, किसमें, थर्ड ऑर्बिट, तो उसके कितने सब ऑर्बिट होंगे, और वो सब ऑर्बिट का शेप क्या होगा, वो जो सब ऑर्बिट का ऑर्बिटल है, वो ऑर्बिटल का शेप कितने ओरिएंटेशन में होगा, वो हमको कौन बताएगा, ये बताएगा। तो जैसे अगर उसका ऑर्बिट नंबर 3 है, तो 3 - 1 करो 2, तो अब उसके ओरिएंटेशन होंगे 0 1 2, 0 1। तो अब वो 3 तरह के एक्सिस में आपको मिलेगा, आगे डायग्राम के साथ भी है तो आपको और समझ में आएगा। आप अभी मैच लेते जाओ, अगर ऑर्बिटल नंबर 3 है तो सब ऑर्बिटल या सब शेल कितने होंगे, सब ऑर्बिट कितने होंगे, ऑर्बिट अगर 3 तो सब ऑर्बिट कितने होंगे, 1 माइनस कर दो, कितना बचा 2। तो 2 को 2 नहीं पकड़ने का, 0 1 2 पकड़ने का। तो 0 1 2 मतलब 3 नंबर है उसके, या तो 0 में है, या तो 1 में है, या तो 2 में है। क्लासरूम में घुस गया ना, वो बाहर वाले रूम में है, बीच वाले ऑफिस में है, बाहर वाले ऑफिस में है, या अंदर वाले रूम में है, या तो वॉशरूम में पड़ा है, ठीक है, ये कहीं पर भी यहां पे हो सकता है। तो अब इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल इतना बड़ा, वॉशरूम का शेप कितना है, इतना बड़ा, ये वाला ऑफिस का शेप कितना है, इतना बड़ा, बड़ा वाला ऑफिस, बड़ा वाला वो वाला क्लासरूम इतना, बीच का गैलरी उतना, छोटा वाला ऑफिस इतना, कहीं पर भी होगा और सबका शेप ऐसा ऐसा है। आ रही बात समझ में थोड़ा थोड़ा। अभी इट कैन हैव पॉजिटिव वैल्यूज, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट भी पकड़ोगे तो उसका कोई सबशेल नहीं होता, उसका शेल ही सबशेल है। वो घर एक ऐसा घर है, एक आदमी ऐसे घर में रहता है जिसमें एक ही रूम है, बेडरूम टॉयलेट बाथरूम सब वही है, उसमें कुछ है ही नहीं, एक ही रूम में सब कुछ है इधर। तो फर्स्ट ऑर्बिट का कोई सब ऑर्बिट नहीं है, ठीक है। अब
इसको हम बताते कैसे हैं? अब हम लोग शेल का जो ऑर्बिट का नाम है वो देते कैसे हैं? उसको हमने जो एन से डिनोट करते हैं ना, एन से, तो के पहला ऑर्बिट, के क्या है? के एल फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और उसको नाम देना पड़ेगा ना। तो जैसे अभी इधर है तो क्या बोला? 12th का क्लासरूम, ये बीच का ऑफिस, ये 11th का क्लासरूम, वो वॉशरूम। ठीक है, तो नाम दिया ना, तो ऐसे क्या होगा? KLMN। अब इसको बोले नहीं नहीं नंबर दो, नंबर, तो नंबर क्या दे दिया? वो ऑफिस नंबर 1, क्लासरूम नंबर 1, ऑफिस नंबर 3, यहां पे ये 4 नंबर, तो सबको नंबर दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब सब में से 1 माइनस करो, तो 1 से 1 माइनस किया तो क्या आया? कौन बात कर रहा है इधर? तो कितना हो गया ये? 0। तो ये क्या बोलता है? कितना हो गया ये? 0। तो अब इसके सब ऑर्बिट कितने हो गए? बट 0 मतलब न्यूमेरिकली 0 नहीं लेना है, वो सब ऑर्बिट है, इसका नाम है S। उसका नाम क्या है? तो ये क्या इसको सब शेल है? शेल ही सब शेल है। शेल ही क्या है? ऑर्बिट ही सब ऑर्बिट है। और वो क्या है? एक है, उसको सब ऑर्बिट है। कितना है? 1 है। ऑर्बिट ही लेकिन सब ऑर्बिट है। और उसका क्या बोलते हैं? उसके घर में बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम है। रूम कितना है? एक ही। तो एक के अंदर क्या है? सब है। आई बात समझ में? अब ऐसे ही आप क्या करोगे? सेकंड ऑर्बिट में गए, किसमें गए? सेकंड ऑर्बिट के सब ऑर्बिट कितने होंगे? 0 और 1। तो 0 भी एक सब ऑर्बिट है, इसलिए इधर क्या आया? S और P। और सब ऑर्बिट कितने हुए? 2। उनके नाम क्या है? S और, तो आपने ये पढ़ा होगा ना, कॉन्फ़िगरेशन सर ने लिखा है ना आपको, SPDF। तो यही वो SPDF है। S के ऑर्बिट में, S के 1 में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो आपने लिखा S1 और ऊपर नंबर डाला 1S1। तो 1S1 फर्स्ट ऑर्बिट के फर्स्ट सब ऑर्बिट के पहला इलेक्ट्रॉन, तो 1S1 लिखा है ना आपने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा है ना, ऑफ गॉस प्रिंसिपल बताया सर ने, ऑफ गॉस प्रिंसिपल बताया। ठीक है, देखो 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 आएगा सब, इतना समझ में आ रहा है? तो अब इधर क्या आया? M, थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट में -1 किया तो कितना आएगा? 2। तो 0 1 2 तक जाओगे। और अब इसके नाम क्या होंगे? SPD। और इधर क्या आया? 3। देन N 4, 0 1 2 3, SPDF। कौन सा ऑर्बिट आया? 4। तो 4 ऑर्बिट, सब ऑर्बिट हो गए, 4 सब ऑर्बिट। ठीक है, 4 सब ऑर्बिट के नंबर, 4 सब ऑर्बिट के नाम, और ऑर्बिट का नाम N। तो ये ऑर्बिट का नाम है, ये ऑर्बिट का नंबर है, ये सब ऑर्बिट का नाम है, और ये सब ऑर्बिट के नंबर है, और ये उनका अरेंजमेंट है। तुझा लक्ष्य रहेगा? ठीक है, समझ में आई बात? ये तो ये आपको कैसे मिलेगा? आप ऑर्बिट नंबर लिखो, 1 माइनस करो, 1 माइनस करने के बाद जितना डिजिट है उसको 0 से शुरू करो। तो आंसर आपका 2 आता है तो 0 1 2, 3 आता है तो 0 1 2 3। तो मिलके कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट। तो आप इधर करो सब ऑर्बिट कितने हैं? 4। उसका नाम क्या है? SPDF। आई बात समझ में? ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ, पर इसको दिमाग में हम डायग्राम के फॉर्म में इमेजिन नहीं कर पा रहे। हमारे दिमाग में डायग्राम क्या है? एटम का ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड में ये ऑर्बिट है। ऑर्बिटल कैसा होगा? फिर ऑर्बिटल में सब, और अगर एक ऑर्बिटल आपने बनाया, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, तो वो ऑर्बिटल के अंदर सब ऑर्बिटल, ये सब कैसे दिखता है? प्रोबेबिलिस्टिक इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? तो वो हम धीरे धीरे आगे थोड़ा थोड़ा देखेंगे। चलो आगे। क्यों है? पापा इंतजार कर रहे हैं, कपड़ा लेने जाना है। तू एकदम आज्ञाकारी, पापा ने 12 बजे बुलाया, जरूर जाएगा, क्योंकि कपड़ा लेने के लिए बुलाया है। पढ़ने के लिए बोलते तो पढ़ता है। अच्छा जाओ, चलो आगे।
हाँ, अब क्या आ गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो भाई ये क्या बताता है? स्पेटियल। स्पेटियल का मतलब क्या हुआ भानु प्रताप? क्या दुख है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, पानी मांग रहा है? क्यों पानी मांग रहा है भाई? अभी ब्रेक खत्म हुआ, प्यासे रहो, कोई किसी को पानी मत मांगो। चलो यार, बैठे बैठे प्यासे, अपना अपना पानी का बोतल लेने का तभी पानी पीने का, नहीं तो ऐसे बैठो। तो अभी केस क्या है इधर? हमको क्या मिल गया? सब शेल मिला है, यानी हमको प्रिंसिपल के बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर मिल गया है। अब हमको क्या चाहिए? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या चाहिए? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताता क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको, पहला लाइन पढ़ो, उधर पढ़ा है पहला लाइन, स्पेटियल ओरिएंटेशन। स्पेटियल कम्स फ्रॉम द वर्ड स्पेस, इधर से आता है वो। एक पूरे स्पेस में आपने उसका शेप तो मुझे बता दिया, रेक्टेंगल है, पर ये अगर रेक्टेंगल शेप है तो ये रेक्टेंगल शेप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कैसा है? तो बोलेंगे ये 5 तरीके से हो सकता है, ऐसा, 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 एंड टेक 5 ओरिएंटेशन मोर। तो जो नंबर मिलेगा ना इसमें से, किससे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, वो उसके 5 तरह के ओरिएंटेशन होंगे। मतलब जो नंबर मिलेगा उतने तरह के ओरिएंटेशन, जितना नंबर मिलेगा उतने तरीके से वो उसका ऑर्बिटल रखा होगा। ऑर्बिटल रेक्टेंगल है, अब वो रखा कैसे? ऐसे रखा है तो इतने के अंदर मिलेगा, ऐसे रखा है तो इतने के अंदर मिलेगा, ऐसे रखा है तो इतने के अंदर मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इट डिस्क्राइब्स द रिलेटिव स्पाइटियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन अ गिवन सबशेल। एक शेल आपको मैंने बता दिया, ऑर्बिट आपको बता दिया। शेल ही ऑर्बिट है, फिर से बता रहा हूं, सब ऑर्बिट सब शेल है। सब शेल आपको पता चल गया। अब सब शेल में उसको आपने वो ऑर्बिटल आप बता रहे हो, ऑर्बिट नहीं, तो फिर उसका आपको पूरा वॉल्यूम का शेप आपने बता दिया। अभी तक क्या बताया? शेप। अब वो शेप रखा कैसे? तो कितने तरीके से रखा जा सकता है, ये वहां से मिलेगा। तो अभी कैसे मिलेगा? इट डिनोटेड बाय एम एंड द वैल्यूज विल बी, जो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर मिला तो कितना मिला? तो समझो 2 मिला। तो 2 मिलने के बाद में आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे? आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, तो आपके क्या हुए? 0 1 2। अब इससे आपको क्या बनाना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 2L1। L क्या है? ये नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इससे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला रहेगा 2L1। तो इसमें अगर आपने 2 डाल दिया तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो आंसर कितना आया? 5। तो 5 तरीके से उसको रख सकते हैं, पर अगर ये 1 होता तो 3 तरीके से रख सकते थे, और 0 होगा तो भी एक तरीके से रख सकते हो। तो अब इसका आंसर 5 आया, तो आप इसको लिखोगे कैसे? तो इसको लिखना आपको ऐसे पड़ेगा कि -1, सॉरी -2, -1 0 1 2। ये 1 2 3 4 5 हो गए ना? तो 5 आपके टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने? 2L + 1। तो L अगर 2 है तो कितना आया आंसर? 5। तो 5 को लिखोगे वैसे, -2 -1 0 1 2। तो फॉर एस सब शेल L = 0, अगर आप सब शेल S पकड़ रहे हो, SPDF है ना, तो S में आपने L अगर 0 पकड़ लिया तो L 0 डालोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 बचेगा, क्या? 1। तो उसको एक ही तरीके से रख सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा? L = हेंस ML = 0। 0 मतलब ये 0, ये 0।
हमेशा इसके आंसर में 0 रहेगा। अगर इसका आंसर 5 आया तो ये 5 है, अगर इसका आंसर 7 आया तो -3 -2 -1 0 1 2 3, अभी हो गए ना 7। पर इसमें ये 0 हमेशा सबके बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वो क्या बोलता है, hence S subshell L is equal to 0 and hence M is equal to 0. Thus S subshell contains only one orbital. ठीक है। अब ये आपको मिल जाने के बाद 5 शेप के अंदर जो भी आपको शेप नंबर मिलेंगे, शेप नंबर 5 मिले तो 5 शेप, 3 मिला तो 3 शेप, यानी आपका अगर रेक्टेंगुलर शेप ऑर्बिटल है तो रेक्टेंगुलर शेप ऑर्बिटल में उसको 3 तरीके से, 1 2 3, या तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मिलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मिलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मिलेगा। ढूंढो, यहां इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन वेव है, बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा है, तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, रेंज बता सकते कहां पर हो सकता है। तो ये रेंज ऑर्बिटल बताता है। अब ये ऑर्बिटल को छोटे से छोटा करके बताने का काम ये क्वांटम नंबर्स करते हैं। तो एक एक नंबर उसके ऑर्बिटल के आपको इंफॉर्मेशन बढ़ाता जाएगा, और ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन उतना बढ़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां है। और आज एटम का मॉडल डुअलिटी पर है। एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बताई जाती, पर उसकी प्रोबेबिलिटी ही बताई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, अब ये आगे आपको अलग अलग स्टेट, अब ये आगे चलता है। इट डिस्क्राइब्स द स्पिन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल एंड इज रिप्रेजेंटेड एज ms। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर है या उस पूरे रेंज में है तो वो उसको मैं पहचानूं कैसे? जैसे अब सब सत्यम जैसे दिख रहे हैं तो कैसे पहचानूं? पर एक शेल के, एक सब शेल के, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब इस तरह समझो कि ये क्लासरूम ऐसा है कि ये क्लास में घुस गया, वो 11th के क्लास में घुस गया, फिर 11th के क्लास में 5th बेंच में घुस गया। अब बेंच ऐसा है कि इसमें 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं। एक बच्चा ऐसे ऐसे घूमता है और एक बच्चा ऐसे ऐसे, क्योंकि दोनों सत्यम के जैसे दिखते हैं तो मैं पहचान नहीं सकता कि दोनों में से कौन सा सत्यम है। पर मेरा जो सत्यम है जिसको मेरे को ढूंढना है वो क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है? तो क्लॉकवाइज जो घूमेगा उस बेंच पे वो सत्यम होगा, और दूसरा असत्यम, क्योंकि वो उल्टा घूम रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बात समझ में आ रही है क्या, क्या बोल रहा हूं? तो ये यहां पर आपको क्या करेगा, जब आप इधर, बस फालतू चीज मिल जाएगा चालू रहने का। एक टॉपिक खत्म होने दो, फिर तुमको ब्रेक दूंगा लंबा 1.5 मिनट का। तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां तक लेके आ जाएगा? वो इस हालत तक लेके आएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन आपका है। अब वो 2 में से 1 को पहचानने के लिए आगे भी रूल्स हैं, तो वो हम देखेंगे। और अभी आपको ये समझना है कि उसको हम स्पिन से पहचानते हैं। किससे? चलो आगे। तो अब यहां पर ये चीजों को डायग्राम से समझाने की कोशिश किया, अब आपको और समझ में आएगा। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, साइंटिस्ट अभी पैदा हुआ, तो द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन xi स्क्वायर at a point in an atom is the probability density of an electron at that point. Understand the line more. जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपको xi सॉल्व होता है, यानी वेव फंक्शन। अब यहां पर हम लोग पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को वेव माना और इक्वेशन सॉल्व किया। तो जब आप उसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद में जो आता है, उसको जो आंसर आता है उसको बोलते हैं xi इज इक्वल टू, यानी वेव फंक्शन इज इक्वल टू। तो उसका स्क्वायर करने पे
जैसे आपको ये दो नंबर देगा माइनस और +5, तो आप बोलोगे एक काम करो स्क्वायर करो, दोनों का -5 और +5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो दोनों क्या हो गया एक ही है। तो ज़ाई स्क्वायर लक्ष्य है ना इकड़े, तो ज़ाई स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलेगा, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। पहली बात वो आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, एग्जैक्ट जगह नहीं बताएगा। तो अब जो वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो एक फैलाव है, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है। जैसे आपको जीपीएस से बता 20 मीटर के आसपास इधर किधर है, जीपीएस पे को एड्रेस 20 मीटर आसपास, पर एग्जैक्ट लोकेशन जब आप रास्ता पकड़ पकड़ के जाते हो, देखा है जीपीएस यूज किया है ना, मैप्स पे यूज करते करते गाड़ी पे बैठ के गए तो एग्जैक्ट वो लोकेशन के पास में जाके, तो वो जो रास्ता है वो ये क्वांटम नंबर्स है। पर आप बोलोगे गूगल पर चाणक्य साइंस एकेडमी पॉइंट करना है किधर है, तो 20 मीटर बताएगा वो, शार्ट सेशन के 20 मीटर के रेंज में। पर आप सामने वाले ने आपको लोकेशन भेजा और लोकेशन में अगर रोड पकड़ के आप गए तो एग्जैक्टली वहां पहुंचते हो। तो ये रोड वो क्वांटम नंबर से। तो अभी आपको उसने क्या भेजा, 20 मीटर का रेंज, आपने गूगल पे चेक किया इधर है, अच्छा ठीक है, तो अभी वो आपको 20 मीटर के रेंज में बता रहा है कि इधर ही कहीं तो है वो। तो ज़ाई स्क्वायर आपको क्या देता है, प्रोबेबिलिटी देता है। ज़ाई स्क्वायर क्या देगा आपको, प्रोबेबिलिटी। तो अब प्रोबेबिलिटी बिखरी हुई फैली हुई है, वो बिखरी हुई फैली हुई को रीजन में आपको एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को गेस करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्चुअल में मैथमेटिकल नाम है किसका, ऑर्बिटल का। क्या है वो, मैथमेटिकल नाम है किसका, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या एक शेप है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक रीजन है, एक वॉल्यूम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। पर उसको वो रीजन मिला कैसे, एक मैथ सॉल्व करके मिला ना, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके मिला ना, तो उसको मैथमेटिकली क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जैसे आपको बोला 5 को 10 बार करो तो 50 होता है, 5 को तो क्या होता है 50, और मैथमेटिकली इसको क्या बोलेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, टेबल का यूज करो। तो मल्टीप्लाई करो जब आप बोल रहे हो तो आप एक मैथ्स के पूरे टेबल का तरीका बता रहे हो। आप 5 को आपको 10 टाइम करना है, 7 टाइम करना है, 25 टाइम करना है, 500 टाइम करना है, टेबल अवेलेबल है, आप टेबल के थ्रू कर सकते हो। गणपति गया, अभी काम नहीं मिलेगा। तो कौन है ये, मतलब जितना तुमको त्योहार याद रहता है पढ़ाई का, उसका 2% भी याद रहता है क्या, कौन था ये, कौन, तो ये गर्ल्स में से किसी ने बोला, अच्छा ये था क्या। तो इधर देखो, जब देखो तब सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट, मजा, बस यही मांगता है। देखो इतना लंबा तुमको 10 मिनट का ब्रेक, 10 सेकंड का ब्रेक भी दिया, तो थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, इधर ध्यान दो। अच्छा ठीक है, इसके बाद सही में दूंगा, लेकिन मेरे को कैसा है ना, मेरे को क्यों तुम लोग का फोकस खींचता हूँ, मेरा काम क्या आया बोल के चला गया, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारी गलती है, मेरी गलती है क्या उसमें, क्यों करता हूं, बच्चे को समझ में आना चाहिए, समझेगा तो इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट के बगैर काम करना अच्छी बात नहीं, मैं तो नहीं मानता। वो देखो उसको, उत्कर्ष को क्या हुआ भाई, कोई भाग गया है, कौन से दुख में है तू, बैठ के सोच रहा है नीचे। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑर्बिटल का एक वॉल्यूम है वो। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला है 4/3 πr³, किसका फॉर्मूला है ये, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब आपको किसी ने बोला r = 3, तो आप वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे, आपको एक शेप मिलेगा ऐसा, इतना बड़ा। अब बोलोगे 5, तो इतना बड़ा मिलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सॉल्व होने के बाद का आंसर है। अब उसका डायग्राम ये है, ये क्या है उसका डायग्राम, जो उसका शेप बना वो दिखने में कैसा है, ऐसा, अच्छा इतना बड़ा है, ओके। तो आपको क्या मिला,
According to Max Born, the square of the wave function at a point in an atom is the probability density of the electron at that point. उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का कितना चांस है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे मैं इधर पता ना इधर है क्या इलेक्ट्रॉन, अच्छा इधर अभी इधर इतना चांस है, इधर इतना चांस है, क्लास में होने का अभी इतने बजे इतना चांस है, मुश्किल है 10% चांस है, अभी कॉलेज में 90% चांस है, बीच में भी रास्ते में हो सकता है, हाँ 20% चांस है, हो सकता है जा रहा हो। तो ये सब क्या है, चांसेस है। द according to Max Born, the square of the wave function at a point in an atom is the probability density of electron at that point. The इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये शेप को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल को, ये उसका रीजन जिसमें वो मिलता है उसका दूसरा नाम है ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 2s ऑर्बिटल शोज वन नोड विच इज द रीजन विथ नियरली जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कितना चांस है इलेक्ट्रॉन का कि वो न्यूक्लियस में मिलेगा, जीरो। कितना, आपका इलेक्ट्रॉन किस में हो सकता है, न्यूक्लियस में होगा। एक रीजन जब आप पकड़ते हो, यानी आपको एटम, ये न्यूक्लियस है, इस पूरे रीजन में आपने बोला इधर है बीच में, तो आप पूरे रीजन में आप बोल रहे हो कि मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन कहां पे, तो यहाँ पे 5% चांस, यहाँ पे 2% चांस, या 1%, यहाँ पे कितना परसेंट चांस, जीरो। न्यूक्लियस में थोड़ी होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन बताना तो सबका पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या बोला, इस पूरे रीजन में कहीं है। नहीं बोला सत्यम फर्स्ट बेंच पे बैठा होगा, जीरो चांस। चांस है क्या फर्स्ट बेंच पे बैठेगा, नहीं, वो तो उधर ही बैठेगा ना, न्यूक्लियस में तो नहीं बैठेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 2s ऑर्बिटल शोज वन नोड विच इज अ रीजन विथ नियरली जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। चलो आगे, वही याद रहो, ब्रेक ही तुमको याद रहेगा। ये पूरा काम हुआ अभी। ये अ बाउंड्री सरफेस इन स्पेस ऑफ एन ऑर्बिटल सच दैट value of probability density xi square is constant and encloses a region where the probability of the electron is typically more than 90%. A boundary surface diagram is a good representation of an orbital. तो आपका जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में इसका ये जो पूरा रेंज है ना, इस रेंज में जो ऑर्बिट की जगह होती है ना, ऑर्बिट वाली, जिसको आपने कैलकुलेट, तो क्या वो सब जो पहले पढ़ा था, फॉर्मूला बनाया था बोर के टाइम पे, R = R0 वो सब रॉन्ग था क्या, नहीं। उस रीजन के अंदर वो जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 90% चांस है इसके मिलने का। कितना, 90%। और वो लगातार मेंटेन रहता है। मतलब एक बच्चा, अगर आप बोल रहे हो बोर्ड में और एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करेगा, तो उसने जब एक चैप्टर का टेस्ट हुआ तो भी 90% लाया, जब दो चैप्टर के टेस्ट होने लगे तो भी 90% लाया, 3 चैप्टर 6 चैप्टर पूरे सारे सब्जेक्ट के, पूरा सब्जेक्ट के टेस्ट हुए सारे चैप्टर्स के, तो भी 90% लाया। फिर अलग अलग सब्जेक्ट में भी हर एक चैप्टर और सारे चैप्टर में भी, सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जो आप पढ़ा रहे हो, इसके पहले का सब समझे, हर चैप्टर में 90% कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आ नहीं रहा है ना। एक चैप्टर में नहीं आ रहा तो 3 चैप्टर में कैसे आएगा, सर ये मतलब बेसिक ही रॉन्ग है आपका हमारे बारे में, है ना। तो 3 में नहीं आया तो 6 में कैसे आएगा, जब 6 में नहीं आया तो 12 और 14 में कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो सर का बेसिक क्लियर, सर को बदली करो, जज के सर के ऊपर राइट टू रिकॉल लाओ। आई बात समझ में, पढ़ाई करो पढ़ाई। तो ऑर्बिट वो रीजन होता है जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी ज़ाई स्क्वायर कंसिस्टेंटली, इधर है खाना खाली खाली दो, ऑर्बिट वो रीजन है जहां पर लगातार
90% चांस है कि इलेक्ट्रॉन हर एक पॉइंट पर टच करे, चेक कर रहा हूं। ऐसा आपने देखा टेस्टर लगा के चेक करता है इलेक्ट्रिशियन, करंट है क्या, करंट है क्या, करंट है क्या, अच्छा ये पूरे वायर में इधर तक करंट आया, इधर नहीं है, इधर से वायर का कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो ऑर्बिट की जगह होती है ना, ऑर्बिटल नहीं, उसकी जो जगह होती है वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम 90% लगातार मिल रहा है कि इधर इलेक्ट्रॉन है, 90% ज्यादा। तो आपका वो जो फॉर्मूला निकला बोर ऑर्बिट के टाइम पे वो गलत नहीं है, वो एक डेफिनेट, एक पूरे ऑर्बिटल में यहां पर अगर न्यूक्लियस है तो इस रीजन में, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का जो रीजन है यहां पर उसके 90% चांस मिल रहे हैं हर बार इक्वेशन सॉल्व करने में, 90%। तो बच्चा लगातार 90% ला रहा है तो अब उसका 90% आएगा। तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच, वो बच्चे को छोड़ो। तो लगातार क्या आएगा, अ बाउंड्री सरफेस डायग्राम इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो अब उस पूरे रेंज को जिसमें 90% उसके मिलने का चांस मिल रहा था, मैंने क्या किया, सर्कल बना दिया। अच्छा वो सर्कल के शेप में बना, पहला सर्कल का, बाद हमेशा सर्कल नहीं रहता वो, तो वो जो सर्कल बना उसमें उसका क्या मिला, 90% चांस लगातार मिलता रहा, इसलिए मान लिया कि यहीं पर वो इलेक्ट्रॉन होगा, ये ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, एंड दैट पर्टिकुलर शेप जो बाउंड्री के अंदर आपने एनकंपास कर दिया, वो पूरा ऑर्बिटल है, वो पूरा रीजन है, वो पूरा वॉल्यूम है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार 90% दिखा रहा है कि वो इधर रहेगा इक्वेशन सॉल्व होने के बाद। आ रही बात समझ में? चलो आगे, अब आगे से और शेप्स आएंगे, तो यू कैन हैव 2-3 मिनट्स ऑफ ब्रेक, सो जाओ। देखो पॉज करो, अरे वीडियो बनाने उठना पड़ा, इधर तो अभी फॉर ऐसा ऑर्बिटल L is equal to 0, M is equal to 0, and S orbital has only, इसका ओरिएंटेशन एक ही होगा, S orbital is spherically symmetrical and around the न्यूक्लियस के अराउंड में वो थ्रू आउट हर एक जगह वो ऑर्बिटल शेप में ऐसा ही होगा, उसका ओरिएंटेशन एक ही होगा, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा या तो, अच्छा तीनों में से कुछ भी होगा तो भी फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हर तरह से वो क्या है, सेम। अब अगर एक स्फेरिकल बॉल है, इधर वो ऐसा घूम रहा है, मतलब स्फेरिकल बॉल ऐसा घूम रहा है, या ऐसा घूम रहा है, या फिर वो ऐसा घूम रहा है, कुछ फर्क पड़ता है? तो आपको क्या मिलेगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। और एस ऑर्बिटल L is equal to 0, M is equal to 0 and S orbital has only one orientation। तो आपको इसके ओरिएंटेशन अलग अलग होने से उसके मिलने का जो रीजन है उसमें कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस। चलो आगे, अब यहां पे शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, जो पी ऑर्बिटल है उसका शेप, और इसके 3 ओरिएंटेशन एक्स वाई और जेड में। अब इसका शेप देखो, फॉर पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल यानी कब मिलता है आपको, जब एन की वैल्यू क्या रहेगी, पी ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि वो n क्या था 2, तो L कितना हुआ 1, तो उसकी प्रोबेबल वैल्यूज कितनी हो गई 1, और ये कितना हुआ +1 0 -1, तो +1 0 -1 ही 3 ओरिएंटेशन है, तो 3 ओरिएंटेशन, या तो x में, ये कैसा है z में है, ये कैसा है y में पकड़ा है इन लोगों ने, और ये x में पकड़ा है, और ये आपका y में है। तो y में या तो उसका शेप कैसे, डम्बल होता है ना, डम्बल, जिम का डम्बल होता है ना, तो ऐसा डम्बल शेप ही है उसका, ठीक है, बीच का रॉड गायब है उसका
तो अभी आपको क्या मिला, इधर ध्यान दो, ईच ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स। तुम लोग जितना शांति से सुनोगे उतना जल्दी जाओगे। ईच ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स, टू ऑन द 2 साइड्स ऑफ द नोडल प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, ये जो इधर रेक्टेंगल बीच में डाला है ना सब में, पिंक शेप का, नोडल प्लेन। नोडल, नोड वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का 0 चांस, मतलब न्यूक्लियस के बीचों बीच। नोड कहां पर है, ये दोनों का जो बीच का पॉइंट है वो न्यूक्लियस है। तीनों एक्सिस जहां मिल रहा है, ओरिजिन, वो क्या है, नोड। और उस नोड को कवर करने वाला पूरा रीजन को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। यानी ये बुक है और ये ऑर्बिटल है इधर ऐसे, एक इधर और इधर एक। अब इसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, ये एक, ये एक, ये पूरा नोडल प्लेन है। उसमें ये पॉइंट नोड है, ये पॉइंट क्या है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस 0 है, ये न्यूक्लियस है। और ऑर्बिटल इसके ऊपर ऐसा है और इधर ऐसा है। अब अगर ये ऑर्बिटल ऐसा और ऐसा रखा है तो नोडल प्लेन ऐसा हो जाएगा, और अगर एक ऑर्बिटल इधर है एक ऑर्बिटल इधर है तो नोडल प्लेन ऐसा दिखेगा। आई बात समझ में? और अंदर चला गया वो तो ठीक है, बाद में उठा के देना, अभी इधर ध्यान दो, वो वही ढूंढेगी वो। तो अब इधर क्या है, शेप ऑफ 2 ऑर्बिटल्स रिजेंबल्स डम्बेल। तो आपको सिंपल एमसीक्यू के लिए याद रखना है, आपका ये क्या है, सेकेंड, ये क्या है, ऑर्बिट, ये क्या है, सब ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट के सब ऑर्बिट में का जो शेप है वो कैसा है, डम्बेल। उसके 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, +1, 0, -1, उसके नंबर हैं, और ये उसका ओरिएंटेशन है डायग्रामेटिकली। Each orbital has 2 lobes on the 2 sides of a nodal plane passing through the nucleus. जो नोडल प्लेन जो जहां से पास हो रहा है उसका बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस है, वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का कोई भी चांस। अब यहां पर ये जो ये बाकी रीजन है ना बचा हुआ, इधर इधर, ये इधर भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब इलेक्ट्रॉन या तो इसमें मिलेगा या तो इसमें मिलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेगा या तो इधर मिलेगा। आई बात समझ में? तो अगर मतलब आप इसको मजाक की बात ले लो, ये इसमें से किसी में भी मिलेगा ना, तो अब ये तीनों को मैं अगर एक कर दूं तो क्या बनेगा, स्फीयर ही बन जाएगा। तो फर्क क्या हुआ है? पर जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि किस में रहेगा। द साइज एंड एनर्जी ऑफ 3 2p ऑर्बिटल्स आर सेम। उसका शेप और साइज सेम है और उसकी एनर्जी भी क्या है, सेम है। However, their orientation space are different. The lobes of the 3 2p orbitals are along x, y and z axis. चलो आगे। अब d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल में क्या हो गया, l हो गया 2। l कितना हो गया, तो l अगर 2 होगा तो m क्या होगा, मतलब ऑर्बिट नंबर 3, n कितना है 3, तो l कितना हो जाएगा 2, 0 1 2। अब ये 0 1 2 को अगर आप 2l+1 करो तो कितना आता है 5, 2 × 2 + 1 कितना हुआ 5। तो 5 आप कैसे लिखोगे, +2 +1 0 -1 -2। अब इसको 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये उसके 5 शेप है, आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है बस। तो देयर आर 5 ओरिएंटेशंस, दे आर डिजिग्नेटेड एट, उनके नाम क्या है, क्योंकि ये d है तो dxy, dyz, zx, x² - y² और dz²। आपको उनका शेप और डायग्राम ऐसे रट्टा मार के वहां पे लिखने का, शेप आपको बनाने को आता है। तो ये अकेली ये मतलब यहाँ पे डायग्राम आपको बनाना रहेगा बायो के जैसा। तो dx² - y² इज ऑल्सो कॉल्ड एज डम्बल शेप एंड लाइज इन xy प्लेन। द फर्स्ट 3 हैव डबल डम्बल शेप। अच्छा, फर्स्ट 3 में आप देख सकते हो दे आर डबल डम्बल, 2 है, इसमें भी है। तो इसको क्या बोला है, दे लाई इन xy, yz एंड xz। पर x² - y² इज ऑल्सो डबल डम्बल बट इट लाइज इन xy। वो किसमें है, xy में। उसमें xyz तीनों है और ये किसमें है, xyz। यानी ये ऐसा बोर्ड को चिपका हुआ है, ठीक है। और ये कैसा रहेगा,
ऐसा बोर्ड से ऐसा बाहर, नहीं तो ऐसा बाहर, नहीं तो सीधा ऐसा बाहर। लेकिन ये कैसा है, पूरा चिपका हुआ है एक्स वाई प्लेन। और डी जेड स्क्वायर इज अ डम्बल शेप along z axis with डवनट शेप रिंग। इसमें यहां पर क्या है, एक रिंग भी आएगी, ठीक है, रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलो आगे। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल कैसे बढ़ती है ये आपको देखते जाना है। तो हाइड्रोजन एटम का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर यहां पे दिया हुआ है, 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा होगी, लेकिन 2p को इक्वल होगी। फिर वो लगातार वापस से 3s, क्योंकि ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट में आपको sp-df 4 आएंगे, 4 आएंगे ना। इसमें sp-d आएगा 3 ही। थर्ड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट कितने, 3, भूल गए। चलो 4 से शुरू करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। n4, तो इसका सब ऑर्बिट यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या रहेगा, 1 - 1, तो क्या आएगा 0 1 2 3। पर ये नंबर कितना हुआ, 1 2 3 4, तो ये कितना आया, तो 4 आया। तो पहला S है, दूसरा P है, तीसरा D है, अच्छा 0 से 0 1 है, ये वो 2, ये 3 और ये 4। पर N कितना है, देखो सबका 4 4 4, इसको लोगे N कितना है 3, L कितना हो जाएगा 1 माइनस करने का, तो क्या आएगा 0 1 2, तो 3 3 3 N3, और यह L कितना 0, पर 0 का नाम क्या है S, 1 का नाम क्या है P, 2 का नाम क्या है D। आई बात समझ में, कैसे बात है, ABCD 1 2 3 चांगलं वाटतंय ना, 1 2 3 भारत। तो 2 में क्या होगा, N कितना है 2, L कितना है 1, उसको लिखोगे कैसे 0 और 1, तो 0 S हो गया, P 1 हो गया। किसी को कुछ नहीं समझा रहेगा अकेले आके भी पूछो, तो देखो उसको कौन सा टिकट नंबर, कौन सा डब्बा कौन सा है तुम्हारा, डब्बा बताओ, टिकट नंबर बताओ, ऐसा सो रही है, उसका बर्थ है पूरा उधर। मोबाइल कम देखो, तुम्हारे दिमाग का जो बैटरी है ना, वो पूरा बैटरी उसको खा जा रहा है, तुम्हारे को ट्रेन कर रहा है तुम्हारे ब्रेन को, और थकेली रहती है हमेशा। तो कितना आ गया इधर 0 1, ओ गावले उठा उठा, 0 1 समझ में आ रहा है क्या सबको, पक्का। अब यहां पे अभी आप छूटने वाले हो, तो n+1 रूल, अब क्या ये ध्यान से समझो, n+1 रूल क्या बोलता है, द लोअर द सम ऑफ n+l फॉर अ ऑर्बिटल द लोअर इज इट्स एनर्जी। If the two orbitals have the same n+l values, then the orbital with lower value of n is of lower energy. ये आपको क्या बताया, ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो अरेंजमेंट हुआ, इसने आपको एनर्जी भी बताया ना। फर्स्ट का एनर्जी कम है, इसका 2 का सेकंड का ज्यादा है, फिर थर्ड का उससे ज्यादा है, और फोर्थ का उससे ज्यादा है। तो ये एनर्जी भी बता रहा है आपको फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। देखो अब तक आपने जितने एटम के स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात ही नहीं हुआ था कभी, हाइड्रोजन के ऊपर गए नहीं हम लोग। अब यहां पर बात क्या हो रही है, फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम। n1 है तो एनर्जी कम है, 2 है तो और ज्यादा है, 3 है तो और ज्यादा है, 4 है तो और ज्यादा है, ऑन बोथ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिट के अंदर एक n के अंदर, उसके अंदर l है ना,
अगर n2 है तो L कितना है 0 1, तो 0 और 1 में से किस में ज्यादा एनर्जी है? तो हमको क्या मिलेगा? बोथ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज सब शेल। तो अब इसमें किसमें एनर्जी ज्यादा है? n या L, जिस n दोनों का सेम है, किसी का n क्या है सेम है, जैसे ऑर्बिट 3 है तो s वाले के पास ज्यादा एनर्जी है, p के पास है, d के पास है, तो ये तो बोला तीनों का इक्वल है, इक्वल रखा है ना बीच में साइन। लेकिन इधर क्या आया? n प्लस एक अलग रूल आया। तो रूल देखो, the lower the sum of n plus L for an orbital, the energy is its, the lower is its energy। ये कितना है 3 है, ये कितना है s 0, तो 3 प्लस 0 3, तो इसकी एनर्जी कम है। ये कितना है 3, अब इसका नंबर कितना है 1, 0 1 में ये 1 है ना, तो 3 प्लस 1 4, इसकी एनर्जी क्या हो गई? n प्लस L रूल ये बता रहे। Then the orbital with lower value of n is of low energy। अगर कहीं पर आपको ऐसा मिलता है if the two orbitals have the same n plus n value, जैसे 4s पकड़ लो, तो 4s में 4 पहले हो गया, s 0 हो गया, 4 प्लस 0, वेरी इंटेलिजेंट, 4 प्लस 0 कितना हो गया 4। यहां पर चेक करो 4 कहां मिलेगा आपको? 3p, 3 कितना है 1, p का वैल्यू, अश्विन बहुत अच्छा टी शर्ट है, मस्त दिख रहा है, तू इधर देखो, 3 प्लस 1 कितना हो गया? तो ये भी 4 है और ये भी। अब ये दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा है? ऐसा ये क्वेश्चन का मतलब है। बात समझ में आई? तो ये उसका आंसर देता है, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n प्लस n वैल्यूज देन द ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n, 3 का वैल्यू कितना है? ये लोअर है ना 3, तो 3 लोअर होने की वजह से दोनों का n प्लस L वैल्यू 4 ही है, पर इसका n 3 है, इसका n 4 है, तो इस 4 वाले की एनर्जी ज्यादा और 3 वाले की एनर्जी कम। आई बात समझ में? दैट विल बी